नमस्कार मित्रों, मैं अपूर्व तिवारी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बघेलखंड मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों, बघेलखंड मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बघेलखंड मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र है जहाँ मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है। और बघेलखंड के अंतर्गत सतना, रीवा, सिंगरौली, सीधी, उमरिया और अनूपपुर जिले आते हैं। आइए दोस्तों, मैप के माध्यम से समझते हैं मध्य प्रदेश में बघेलखंड कौन सा क्षेत्र कहलाता है। इस मैप में दोस्तों अपन देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश का है उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश का बघेलखंड क्षेत्र कहलाता है। मध्य प्रदेश के इसी क्षेत्र में दोस्तों कोयला प्राप्त होता है। यहाँ का जलवायु मानसूनी प्रकार का है। बघेलखंड के अंतर्गत दोस्तों रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जिले आते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है? इसका सही जवाब होगा कर्क रेखा। जैसा कि अपन जानते हैं दोस्तों, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, और इस बारे में मैंने अपनी मध्य प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि वाली थ्योरी क्लासेस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आइए मैप की मदद से कर्क रेखा के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस मैप में जैसा कि अपन देख सकते हैं, कर्क रेखा मध्य प्रदेश को बीच से बिल्कुल बराबर दो भागों में काटती है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 14 जिले आते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का एकमात्र संभाग भोपाल ऐसा संभाग है जिसके सभी जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और एक बार आप थ्योरी क्लास की वीडियो जरूर जाकर देखिए, जिसमें मैंने कर्क रेखा के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पांडव जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इसका सही जवाब होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, पांडव जलप्रपात केन नदी की एक सहायक नदी पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद है, और इसकी हाइट दोस्तों 30 मीटर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवपुरी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों, शिवपुरी के पास सेसई नामक एक ग्राम में शिवपुरी का सूर्य मंदिर स्थित है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में सानोदा का किला स्थित है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश के सागर जिले में, सागर दमोह रोड पर सानोदा नामक ग्राम में सानोदा का किला मौजूद है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किले का नाम बताइए। दोस्तों, इस किले को सेंधवा के किले के नाम से जाना जाता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिर का नाम बताइए। दोस्तों, इस मंदिर का नाम है वनखंडेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। जिस समय पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजा थे, उस समय मोहम्मद गौरी से युद्ध के समय कुछ समय के लिए पृथ्वीराज चौहान इस क्षेत्र पर अपना डेरा डाला था, और शिव भक्त होने के कारण 11वीं सदी में वनखंडेश्वर नामक मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान जी ने कराया था। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों देवास। साथ ही साथ देवास में टेकरी पर चामुंडा माता मंदिर और तुजला भवानी मंदिर भी प्रसिद्ध है। साथ ही दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, देवास में भी भारत सरकार की बैंक नोट प्रेस भी स्थित है। साथ ही साथ देवास ही शास्त्रीय संगीतकार कुमार गंधर्व की भी कर्मस्थली है। दोस्तों, यह प्रश्न भी एग्जाम में पहले आ चुका है कि कुमार गंधर्व का संबंध किस जिले से है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा प्राचीन भारतीय शहर पाया जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उज्जैन। अगर बात की जाए उज्जैन की, तो उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी और अवंती मिलता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, उज्जैन में रामघाट पर प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। उज्जैन शहर में ही मंगलनाथ मंदिर है, जो कि पृथ्वी का केंद्र और मंगल ग्रह की जन्मस्थली भी कहलाती है। उज्जैन को ही दोस्तों कालिदास की नगरी के रूप में भी जाना जाता है।
साथ ही साथ उज्जैन वह जिला है जिसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन की खेती होती है। साथ ही एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र भी उज्जैन में ही स्थित है। उज्जैन को ही पवित्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी उज्जैन में ही स्थित है। साथ ही साथ संदीपनी आश्रम भी दोस्तों उज्जैन में ही स्थित है, जहां भगवान कृष्ण और सुदामा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, भरथरी की गुफाएं भी उज्जैन में ही मौजूद हैं दोस्तों। ये थी उज्जैन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। बाकी डिटेल्स मैं अपनी थ्योरी क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार जाकर विजिट जरूर करें। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ग्वालियर। दोस्तों घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में अगर बात की जाए तो यह 511 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना सन 1981 में की गई थी। दोस्तों घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य में सोन चिड़िया और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नामक पक्षी का संरक्षण किया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी पहले आ चुका है कि मध्य प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण किया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी पूछा जा चुका है कि सोन चिड़िया का संरक्षण मध्य प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोल बेड मीथेन किस जिले में पाया गया है? दोस्तों यह शहडोल जिले में पाया गया है। दोस्तों कोल बेड मीथेन कोयले की परतों के नीचे पाई जाने वाली मीथेन गैस है, जिसे शॉर्ट में CBM नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए दोस्तों शहडोल के बारे में तो शहडोल 14 जून सन 2008 को मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बना। इसके पहले शहडोल रीवा संभाग के अंतर्गत आता था। साथ ही साथ दोस्तों अशोककालीन सारो मारो के अभिलेख भी शहडोल जिले से ही प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों शहडोल जिले का सुहागपुर क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र भी है। साथ ही साथ दोस्तों शहडोल के अमलई में निजी क्षेत्र की ओरिएंटेड पेपर मिल भी है, जिसे सन 1965 में बिरला ग्रुप ने स्थापित किया था। ये थे शहडोल के बारे में कुछ तथ्य दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्योपुर बड़ौदा रोड पर श्योपुर में 18वीं शताब्दी की हवेली कहां पर स्थित है? दोस्तों यह नया गांव में स्थित है, जो कि श्योपुर के पास ही एक गांव है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रीवा में गुफा लेखन कहां पाया जाता है? दोस्तों केवटी नामक एक स्थान है रीवा के पास में, जहां पे केवटी जलप्रपात साथ ही साथ गुफा लेखन भी पाया जाता है। अगर बात की जाए केवटी जलप्रपात की तो दोस्तों यह रीवा सिटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केवटी नामक ग्राम में है, जो कि चित्रकूट पहाड़ियों के अंतर्गत आता है क्षेत्र ये वाला। दोस्तों केवटी जलप्रपात दोस्तों महाना नदी पर स्थित है, जो कि तमसा नदी की एक सहायक नदी है। अगर बात की जाए दोस्तों केवटी जलप्रपात की तो केवटी जलप्रपात भारत का 24वां सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसकी हाइट 98 फीट है। दोस्तों रीवा जिले में मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख जलप्रपात मौजूद हैं, जिनके बारे में हम अपनी थ्योरी क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी रिवीजन की दृष्टि से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। रीवा जिले में ही दोस्तों बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचई जलप्रपात है। साथ ही साथ बीहड़ नदी की सहायक नदी सेलर पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात है। रीवा जिले में ही दोस्तों महाना नदी पर केवटी जलप्रपात है, जो कि मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। रीवा जिले में ही दोस्तों सिरमौर में टोंस नदी पर पूर्वा जलप्रपात है। साथ ही साथ रीवा में पिलावन व बिलोटी जलप्रपात भी स्थित हैं। रीवा को ही दोस्तों सफेद शेरों का शहर कहते हैं। रीवा का नाम दोस्तों रेवा नदी के नाम पर रखा गया, जो कि नर्मदा नदी का प्राचीन नाम कहलाता है। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व रीवा विंध्याचल की राजधानी थी। रीवा में ही मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल भी है। रीवा शहर बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही साथ रीवा अपनी सुपारी के खिलौनों के लिए भी मशहूर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंडला जिले का ऐतिहासिक किला कहाँ स्थित है? दोस्तों यह रीवा मंडला से 17 किलोमीटर की दूरी पर रामनगर नामक क्षेत्र पर है। और दोस्तों रामनगर किले का नाम मोती महल भी है। रामनगर में दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर गौड़ राजा हृदय शाह ने
सन 1667 में कई किले और मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें से एक मोती महल भी है। साथ ही साथ में दोस्तों बताना चाहूंगा, ये वही रामनगर है जहां सन 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिवासी पंचवर्षीय विकास योजना की भी शुरुआत की थी। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम बताएं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों गुजरी महल। दोस्तों ग्वालियर किले के भूतल पर गुजरी महल स्थित है और इसी गुजरी महल के अंदर संग्रहालय भी बनाया गया है, जिसका निर्माण राजा मान सिंह ने 15वीं शताब्दी में किया था और सन 1920 में इसी महल के अंदर मध्य प्रदेश का पहला संग्रहालय भी स्थापित किया गया। दोस्तों मैं साथ ही बताना चाहूंगा, इसी संग्रहालय में विदिशा के बेसनगर पवाया से प्राप्त महत्वपूर्ण पाषाण प्रतिमाएं भी रखी हुई हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दमोह जिले में स्थित जागेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा दमोह जिले के बांदकपुर में जागेश्वर नाथ मंदिर स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित। दोस्तों अगर बांदकपुर की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ केंद्र है। इस मंदिर का निर्माण दीवान बालाजी राव चंदेकर ने सन 1711 में करवाया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में स्थित सिलहारा गुफाएं किस स्थान पर हैं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा अनूपपुर। अनूपपुर में दोस्तों सिलहारा की गुफाएं स्थित हैं। अगर दोस्तों बात की जाए अनूपपुर की, अनूपपुर जिला दोस्तों सन 2003 को शहडोल से पृथक कर अलग जिला बनाया गया। अनूपपुर के ही दोस्तों पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक नामक जगह से सोन, नर्मदा और जोहिला नदी का भी उद्गम होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। दोस्तों जो पश्चिमी पठार नामक जगह है, ये मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र के बारे में दोस्तों थ्योरी क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैप के माध्यम से एक बार इस पर नजर जरूर डाल लेते हैं। इस मैप के माध्यम से दोस्तों अपन मध्य प्रदेश के भौगोलिक प्राकृतिक क्षेत्र देख सकते हैं। दोस्तों ये वाला क्षेत्र मध्य भारत पठार के नाम से जाना जाता है, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं दोस्तों। यह रहा मालवा का पठार, फिर आती है नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल पर्वत प्रदेश, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार। ये रहे दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ प्राकृतिक क्षेत्र। लेकिन मध्य प्रदेश में पश्चिमी पठार नाम से कोई भी क्षेत्र मौजूद नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा पश्चिमी पठार। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सिंगरौली में। अगर बात की जाए विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन की, तो यह दोस्तों एनटीपीसी का एक संयंत्र है, जो कि भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, जिसकी क्षमता दोस्तों 4760 मेगावाट है, जो कि दुनिया का 9वां सबसे बड़ा कोयले से चलने वाला ताप विद्युत गृह भी है। इसका निर्माण दोस्तों सन 1982 में प्रारंभ हुआ था और सन 1987 में इसका पहला फेज चालू कर दिया गया था। अगर बात की जाए सिंगरौली की, तो सिंगरौली दोस्तों मध्य प्रदेश का 50वां जिला है, जिसे सन 2008 में सीधी जिले से पृथक करके एक नया जिला बनाया गया था। सिंगरौली को ही दोस्तों मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी दोस्तों पहले आ चुका है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से मध्य प्रदेश के किस जिले को जाना जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी। इंदौर शहर में दोस्तों 90% पानी की सप्लाई नर्मदा नदी द्वारा की जाती है। नर्मदा नदी के बारे में दोस्तों मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें नर्मदा नदी के बारे में सारे डिटेल्स रहेंगे। फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक नामक स्थान से होता है, जो कि मैकाल पर्वत श्रेणियों पर स्थित है, और खंबात की खाड़ी में जाकर नर्मदा नदी अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर की नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 किलोमीटर है।
दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तो अपनी ये प्रैक्टिस क्लास है, इसके बाद दोस्तों मैं मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र और नदियों से संबंधित वाली थ्योरी क्लास भी अपलोड करने बहुत जल्द जा रहा हूं। तो उसके नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, मुरैना जिले का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह मुरैना जिले में एक एती नाम के स्थान पर स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस जिले में हुआ? दोस्तों इसका सही जवाब होगा नर्मदापुरम जिले में। 4 अप्रैल 1889 में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों एक प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार थे, जिनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं पुष्प की अभिलाषा, दीप से दीप जले और अमर राष्ट्र। दोस्तों मध्य प्रदेश के एग्जाम में रचनाओं से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देवास में प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा खेवनी। खेवनी दोस्तों देवास की एक कन्नौज तहसील में स्थित है और खेवनी वन्य जीव अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 132 स्क्वायर किलोमीटर है। और दोस्तों खेवनी को सन 1974 में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला, जिसे अपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम बताएं। दोस्तों बड़वानी के उत्तर की ओर धार जिला स्थित है, जो कि राजा भोज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों धार में ही औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर स्थित है, जो कि भारत का डेट्राहाइट कहलाता है। धार में ही एक प्रसिद्ध किला है जिसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था, और इसी किले में तरबूजा महल भी स्थित है। धार में ही दोस्तों विश्व प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं भी मौजूद हैं, जिन्हें सन 1951 में विश्व धरोहर की भी सूची में शामिल किया गया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला भी धार ही है। धार की सरदारपुर तहसील में ही सरदारपुर अभ्यारण्य भी स्थित है, जहां खरमोर संरक्षण किया जा रहा है। धार अपने बाघ प्रिंट के लिए भी फेमस है, जिसके लिए धार जिले के लिए जीआई टैग भी मिल चुका है। धार जिले में ही मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मांडू भी स्थित है। मांडू अपने महलों और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए मशहूर है। धार जिले की मांडू को ही सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मांडू में ही होशंग शाह का मकबरा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी दोस्तों मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ताप्ती का उद्गम बैतूल जिले की मुल्ताई नामक स्थान से होता है और नर्मदा के समानांतर बहते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा गुजरात का सूरत और महाराष्ट्र का भुसावल शहर ताप्ती नदी के तट पर ही स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कंचन घाट ओरछा में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यह वही ओरछा है दोस्तों जहां राम राजा का मंदिर है। ओरछा का किला भी दोस्तों बहुत प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण रुद्र प्रताप सिंह ने 1501 सन में कराया था, और इस किले में स्थित राम राजा मंदिर का निर्माण मधुकर सिंह ने कराया था। दोस्तों बेतवा नदी के बारे में बहुत ही डिटेल में अपन अपनी थ्योरी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स अपन बेतवा नदी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बेतवा नदी को ही मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मोस्टली स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश की गंगा वाले प्रश्न में नर्मदा को टिक कराते हैं। बेतवा नदी अपनी प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा नाम से पहचानी जाती है। दोस्तों बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से होता है और हमीरपुर के पास जाकर बेतवा यमुना नदी में जा मिलती है। बेतवा यमुना नदी की एक सहायक नदी है। दोस्तों बेतवा नदी का ही प्राचीन नाम बेत्रावती था। अगर दोस्तों बेतवा नदी की सहायक नदी की बात की जाए तो बेतवा नदी की मुख्य सहायक नदियों में जामनी नदी है,
साथ ही साथ बीना नदी और धसान नदी बेतवा की मुख्य सहायक नदियों में से है। दोस्तों बेतवा नदी पर राजघाट नामक बांध ललितपुर में बना हुआ है। साथ ही साथ माता टीला नामक बांध भी है। दोस्तों बेतवा की ही सहायक नदी हलाली नदी पर हलाली बांध और हलाली सिंचाई परियोजना भी स्थित है, जिसका नया नाम सम्राट अशोक सागर परियोजना रखा गया है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी आते हैं कि सम्राट अशोक सागर किस परियोजना का नाम बदलकर किया गया है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा राजघाट बांध का नाम बदलकर भी रानी लक्ष्मीबाई सिंचाई परियोजना रख दिया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों इंदौर। दोस्तों इंदौर शहर मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, साथ ही साथ मिनी मुंबई नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों बात इंदौर शहर की जाए तो इंदौर शहर की स्थापना सन 1732 में मराठा सूबेदार मल्हारराव होलकर ने की थी। दोस्तों इंदौर शहर खान नदी के तट पर बसा हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इंदौर ही है, जिसे 6 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान मिल चुका है। साथ ही साथ सन 2021 में भारत की पहली वाटर प्लस सिटी का दर्जा भी इंदौर शहर को ही मिला है। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदौर में ही रालामंडल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसे सन 2017 में देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र घोषित किया गया। इंदौर में ही आमिर खां समारोह आयोजित किया जाता है। इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठों में से एक स्थित है, जबकि दूसरी ग्वालियर में है। इंदौर की काकड़ी बावड़ी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। इंदौर जिले के ही महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ और वर्ष 2003 में महू का नाम बदलकर अंबेडकर नगर रखा गया। इंदौर जिले की महू तहसील की जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। जानापाव पहाड़ी दोस्तों भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में भी जानी जाती है। इंदौर में ही अंतरराष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, भारत का एकमात्र शहर ऐसा है जहां IIT और IIM दोनों मौजूद हैं। साथ ही साथ दोस्तों इंदौर में ऊषा राजे स्टेडियम तथा नेहरू स्टेडियम भी स्थित है। साथ ही एक करंट अफेयर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंदौर की ही सिरपुर झील और यशवंत सागर झील को रामसर साइट में सन 2022 में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शहडोल की शाहपुरा विकास खंड में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये थी दोस्तों हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेशन की क्लास। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।